उन्हें कहना जरा जल्दी कर दें, सर कह रहे हैं। अच्छा, होमवर्क में आपने अब करके आना है क्वेश्चन 18। हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट है, वो लिख लें कि रेजिडुअल वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने क्या लेनी है स्टैंडर्ड में, 0, unless there is active market और थर्ड पार्टी कमिटमेंट। ये इंशाल्लाह आप अब करेंगे तो क्वेश्चन 18 होमवर्क में हो जाएगा। अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में इस स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट है कि इंटेंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है। गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लिया, इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, बुलाएं जरा उनको। गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लिया, इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी माय डियर? 0 होगी। जाहिर बात है रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी, लेकिन आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और हो सकता है आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया हो उस तरह के सॉफ्टवेयर बाजार में बिकते हो, तो फिर उसकी एक्टिव मार्केट होगी। एक्टिव मार्केट कौन सी होती है? जो मार्केट खुली भी हो। किसी मार्केट से जाके आपको लाइसेंसेस मिलते हैं? नहीं। लाइसेंस कहां मिलते हैं? किसी मार्केट से आपको कॉपीराइट्स मिलते हैं? नहीं मिलते। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट नहीं होती। उनको बुलाएं, नहीं साहब, जाके बुला लें। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट नहीं होती, लेकिन अगर कभी एक्टिव मार्केट हो तो फिर उसमें रेजिडुअल वैल्यू भी अवेलेबल होगी कि ये चीज बाजार में कितने की मिलती है। तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट नहीं होती। अच्छा, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि आपने कोई एक ऐसा खास सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मार्केट नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी ने, आपके कंपैटिटर ने या आपके किसी दोस्त ने कह दिया यार ये सॉफ्टवेयर आप 4 साल इस्तेमाल करो, बाद में मुझे दे देना यार, हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, आप बड़े लोग हैं, आपने बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया बहुत महंगा, तो यार मुझे तो थोड़े से पैसों में दे देना, 20-30% पैसों में दे देना यार। और उसने कमिट करके साइन कर दिया, बस ठीक है, फिर स्टैंडर्ड कह रहे हैं दोनों में और लिख लेना, और कोई जरूरी नहीं है दोनों शर्तें पूरी होना। या एक्टिव मार्केट हो इंटेंजिबल की, या फिर थर्ड पार्टी क्या करे? कमिट करे कि मैं इस इंटेंजिबल को खरीद लूंगी। तो फिर क्या करेंगे भाई, मेरे भाई? फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे, वरना उसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। ओके। अच्छा मोहतरम, अब जो है वो क्या कहते हैं, ये सवाल देखा। अब आप 2 मिनट लगाएं और पढ़ें क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है वेबसाइट वाला सवाल? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पढ़ें। ये 18 तो होमवर्क में हो जाएगा। जिंक लिमिटेड, अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, हाइब्रिड में भी चेक कर लें सारा, यूजेस अ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन अनलकीली इस सवाल के अंदर कहीं भी रिवैल्यूड वो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू दी नहीं उसने, तो ये ऐसी लाइन लिखी हुई है इसने, पूरे सवाल में कहीं फेयर वैल्यू दी नहीं उसने। एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स ऑफ इट्स इंटेंजिबल वेयर एवर पॉसिबल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ZL's इंटेंजिबल्स। वेयर एवर पॉसिबल लिख दी ना उसने, अगर कहीं डाटा दिया हुआ। On January 2018 ZL bought an incomplete research and development. ओके। अच्छा जी, इस स्टैंडर्ड के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, वो आप लिखें आप रजिस्टर पे, इससे पहले कि ये सवाल शुरू करें। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी है
एक तो हमने आज रेजिडुअल वैल्यू डिस्कस किया ना, दूसरा ये बताएं कि रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली यूज्ड इफ एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट्स। रिवैल्यूएशन मॉडल स्टैंडर्ड में इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन एक शर्त के साथ कि क्या अवेलेबल हो। अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर एक थर्ड पार्टी कमिट कर दे तो फिर भी मैं एसेट को रीवैल्यू करूंगा। देखिए, रीवैल्यू करना और रेजिडुअल वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। रीवैल्यू का मतलब है पहले आप चीजें कॉस्ट पे रख रहे थे, अब आप फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं। और रेजिडुअल वैल्यू का ये मतलब होता है कि जब लाइफ खत्म हो जाएगी इस एसेट की, यूजफुल लाइफ, तो उसके एंड के ऊपर ये बाजार में कितने पैसे देके जाएगा। तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही बात है, रेजिडुअल वैल्यू में दो बातें हैं। रेजिडुअल वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होगी, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे या थर्ड पार्टी कमिट करे तो आप रेजिडुअल वैल्यू ले लें। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब फॉलो करेंगे जब चीज की क्या एग्जिस्ट कर रही होगी, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही होगी। अच्छा, अगली चीज ये है कि अगर आपने इन प्रोसेस R&D बाय की तो वो भी कैपिटलाइज होगी। इन प्रोसेस R&D, आर भी बाय की, रिसर्च भी बाय की, बुरी वाली डेवलपमेंट भी बाय की तो कोई मसला नहीं, अच्छी वाली डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली बाय की तो वो इंटेंजिबल होगी। तो इन अगर आप R&D इन प्रोसेस बाय करें तो वो कैपिटलाइज होगी। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे गोरमे वाले जो है वो कह रहे थे हमने जो है वो बनाना है शहद वाला पिज्जा। अब बीच में उन्होंने सोचा कि ये क्या हमने शुरू कर दिया। केक्स एंड बेक्स वालों ने कहा यही तो शुरू करना था ठाकुर, यही तो काम था असल, तुम तो सही बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बना रहे। अब उन्होंने कहा चलो कितना काम किया। उन्होंने कहा रिसर्च पे हमारा 2 लाख खर्चा आया था, डेवलपमेंट पे 1 लाख आया था। इन्होंने कहा कितने का दोगे। मैंने कहा चलो आपको 2.5 लाख का दे देते हैं। तो बस 2.5 लाख को कैपिटलाइज कर दें, कितने में खरीदा आपने। ये नहीं कि उसने कितना खर्चा किया, मैंने कितने में बाय किया। तो इन प्रोसेस R&D को हम क्या किया करेंगे, कैपिटलाइज। जी जी, ये तो बड़ी लंबी बहस है। रिवैल्यूएशन मॉडल की थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे, एक्टिव मार्केट पहले नहीं थी अब आ गई, और या अब है बाद में नहीं रही, ये तो लंबी डिस्कशंस है, ये तो करनी है हमने। हम तो सिर्फ बेसिक एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि सवाल में अगर कोई मसला मुसला में आए तो हम उसे एड्रेस कर लें। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब आपने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप हमेशा अच्छी वाली डेवलपमेंट ही करेंगे। खुद आप दोबारा रिसर्च शुरू कर सकते हैं उस पर, और अगर खुद आपने दोबारा रिसर्च शुरू कर दी, हाँ, तो वो ऑनवर्ड्स एक्सपेंडिचर बायस कितने किस्म का होगा, रिसर्च, डेवलपमेंट बुरी वाली, या डेवलपमेंट अच्छी वाली। ऑनवर्ड्स एक्सपेंडिचर तो फिर हमारा 3 ही किस्म का होगा ना। ऑनवर्ड्स का मतलब है फिर हम उसको लॉन्च इन प्रोसेस को तो नहीं करेंगे, हम अपना काम तो उसी तरह करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे बुरी वाली, और फिर अच्छी वाली डेवलपमेंट भी करेंगे। हो सकता है डायरेक्ट अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू कर दें, हो सकता है रिसर्च ना करें, लेकिन ऑनवर्ड्स अगर कभी रिसर्च और बुरी वाली डेवलपमेंट करनी पड़ी तो डेट विल ऑलवेज बी चार्ज टू P&L। तो जो ऑनवर्ड एक्सपेंडिचर बाय हाथ से होगा इसको कहां डालेंगे, लिखें P&L में, अगर आर हुई और बुरी वाली डेवलपमेंट हुई। ओके, ये लाइन इग्नोर करनी है, बाकी पढ़ लें तो कॉस्ट निकालें इंटेंजिबल की।
जी ही 0.1 की सिर्फ। वो अमेंडमेंट करने के बाद जी क्या कॉस्ट निकली है? 126। ओके। On Jacam January 2018, ZL bought an incomplete research and development project from BTech at its fair value of 90 million. ZL ने बाय किया है इन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बीटेक एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 90 मिलियन। उसमें रिसर्च इतनी है, डेवलपमेंट इतनी है, तो ये अलग अलग बताने की जरूरत नहीं थी इसको। तो इस 90 को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर incurred on it, business combination का subsequent expenditure अलग लाइन। Subsequent expenditure incurred on this project are as follows. Subsequent expenditure ये है, we were in research phase to identify possible markets। अब ये हमारी अपनी रिसर्च है या बॉट वाली है? अपनी है या बॉट वाली है? अपनी है। और डेवलपमेंट अपनी है कितनी? 48। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, अच्छा वो बाय किस अधूरी बाय कब की थी? 1 जनवरी। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन यकम मार्च 2018। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ? यकम मार्च 2018 को। ऑल कॉस्ट are incurred evenly from Jacam January till the project completion date, that is 31 अगस्त 2018। अच्छा जी, लाइंस बनवाएं, मुझे लाइंस बनवाएं, ब्लैक लाइन बनवाएं। लैब कितना अरसा खुली रही? 1 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने खुली रही। इसमें से हमने कैपिटलाइज कितने अरसे को करना है? सॉरी, एक्सपेंस कितने अरसे को करना है? जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी 2 महीने कहां डालने? एक्सपेंस में। और फिर मार्च से अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसको क्या करना है? कैपिटलाइज। सो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। डन? ओके। नाउ द थिंग विच इज डिसाइडेड इज कि जनवरी फरवरी को हमने क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है। और मार्च से लेके अगस्त तक हमने क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि मार्च से अगस्त तक इसको कैसे स्प्लिट करें? मार्च से अगस्त तक कैसे स्प्लिट करें इसको? So this is, I think, a worst question in the ICAPS history, जिसमें उसने ये बताया नहीं कि मैंने डेवलपमेंट कब शुरू की है। उसने ये बताया ही नहीं मैंने डेवलपमेंट कब शुरू की है। आप मुझे बता दें तो मैं फिर कर लेता हूँ वहां से बाहर। उसने नहीं बताया डेवलपमेंट कब शुरू की है। नहीं, मेरा पूछना है कि रिसर्च कब खत्म हुई है, डेवलपमेंट कब शुरू हुई है। चलते चलते अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है यकम मार्च 18 को, वो मुझे पता है। चलते चलते अच्छी शुरू हो गई है यकम मार्च 18 को। वाले डेवलपमेंट कब शुरू हुई, खत्म हुई? That is the worst question। और ये फिर अजीब कॉन्सेप्ट एक बनना लगे
कैसे? फुल स्टॉप से आगे उसने आपको सपोर्ट किया, उसने कहा मैं एक चीज आपको बताता हूं, जरा सुनना। ऑल कॉस्ट्स, ऑल कॉस्ट 48 और 10 दोनों, ये लफ्ज लिखा हुआ था असल में, आर इनकर्ड इवनली इन 8 मंथ्स। सो जालिमा, तू रिसर्च डेवलपमेंट इकट्ठी चला रहा है, ये पता नहीं क्या दुनिया में हो रहा है। कहता है मैं रिसर्च डेवलपमेंट इकट्ठी चला रहा हूं। कहता है रिसर्च भी 8 महीने चली है, डेवलपमेंट भी 8 महीने चली है। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। दैट क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड। अजीब सा सवाल दिया है। इससे पहले और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा बोंगा सवाल नहीं आया कि आपने बनाया। ये 2019 के अंदर एक दफा आया था। अब ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 अगस्त। ऑल, असल में इस सवाल के अंदर एक एरर हो गया था, उससे कि रिसर्च कब खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई, ये बताना भूल गया था। अब बच्चे कुछ पता है क्या क्या ज्यूम कराए। अब उसने जो सोल्यूशन किया उसके मुताबिक मैं चलूंगा, लेकिन बच्चे ये ज्यूम करे, बच्चों ने कहा कि ये रिसर्च तो सारी एक्सपेंस में डाल दें, 1 मार्च से ही शायद डेवलपमेंट शुरू हुई है। जिन बच्चों ना 1 मार्च से डेवलपमेंट शुरू हुई है वो फिर इस बात को डिफेंड नहीं कर सके। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली ओवर 8 मंथ्स लिखा हुआ है उसने, वाजे, एक हल्का सा भी डाउट नहीं छोड़ा उसने। मोहतरम ये वर्स सवाल इधर लिखें, ये भी जनवरी से लेके अगस्त तक है और ये भी जनवरी से लेके अगस्त तक है। अब जरा दोबारा निकालें जो आप लोगों ने निकाली थी अब निकालें जरा कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों ने अगर सही निकाली थी तो एक्सेलेंट, अगर आप लोगों को फिक्रा समझ आ गया तो वेल एंड गुड, मुझे कैसे तो अच्छी बात है। अब हम ऐसा करेंगे कि 90 को कैपिटलाइज करेंगे और 48 का 8 है इंटू 6/8, 48 का 6/8 कैपिटलाइज करेंगे, कितना 36। तो 48 प्लस 30, सर 90 प्लस 36, ये दो येलो में चीजें हैं, इनको कैपिटलाइज करेंगे। तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे कि रिसर्च साथ साथ ही चलती रही डेवलपमेंट के, और अगस्त तक रिसर्च भी कर रहे थे। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली ओवर द अबव मेंशन पीरियड। कितने मार्कर्स नहीं है आज, वो बिलाल नहीं आया हो ना, मंगवाओ। ओके अच्छा मुझे ये चीज बताएं आप अगली, कि इसकी लाइफ कहाँ अवेलेबल है। लाइफ, इट इज एक्सपेक्टेड ए न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 10 years। On 31 नवंबर 18 की रात को ZL received an offer of 170 million for its developed technology. Is it an active market value or it is a third party commitment? Third party commitment. No, it is nothing. It is nothing. It is not an active market. It is not an active market. Why it is not an active market? क्योंकि एक्टिव मार्केट ये इसलिए नहीं है कि एक्टिव मार्केट में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि ये एक्टिवली मार्केट के अंदर है। जब तक इंटेंजिबल के बारे में ना लिखते तो इंटेंजिबल बाय डिफॉल्ट एक्टिव मार्केट में नहीं। एक्टिव मार्केट होती है जहां इंटेंजिबल्स की बोलियां लगती हैं, तो इंटेंजिबल्स एक्टिव मार्केट में कहां बिकते हैं, कोई नहीं बिकते। तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट ये नहीं है, ऑफर है, कमिटमेंट है। ऑफर होता है कि इतने का ले लूंगा, कमिटमेंट होते कि साइन करके दो फिर इतने का लोगे तो इसलिए ये रेजिडुअल वैल्यू के लिए भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसकी बेस पे हम रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, और ना ये डिस्कशन इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि इसमें रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रीवैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, एक्टिव मार्केट। पहले इससे ऊपर वाला सॉल्व करें, फिर इसकी पहले बात करेंगे बाद में। जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिंक लिमिटेड। हाँ जी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर, नहीं दिसंबर 31, 2018। नोट का नाम इंटेंजिबल्स। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कल से हम शुरू कर देंगे कंसोलिडेशन डाल के IS 38 के जो सवाल हैं किताब में। ओके
प्रोजेक्ट नाम लिख दें, क्या नाम लिखना है? जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इंपेयरमेंट हम स्लैश डाल के नहीं किया करेंगे, इंपेयरमेंट फिर नीचे डाला करेंगे अगर हमने कभी डालनी हुई। अकमुलेटेड इंपेयरमेंट। बारिश हो रही है? ओपनिंग एडिशन पर चेस्ट और इंटरनली जनरेटेड और डिस्पोजल तो नहीं है सवाल में, ऐसी लाइन डालने का क्या फायदा। क्लोजिंग बस देख लेंगे और कुछ करना हुआ। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। ओके जी, इन प्रोसेस R&D कितने की बाय की है? और इंटरनली जनरेट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया है? अगले सफे से वर्किंग नंबर 1। अच्छा, ये नहीं किसी ने कह देना कि यकम मार्च से अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है तो रिसर्च को फिर आप कैपिटलाइज कर दें, तो इसको फिर भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और इसमें 6/8 करके, असल में डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, ये स्टैंडर्ड में गेम है ना, डिवाइड बाय 12 नहीं करना होता, डिवाइड बाय देखना होता है लैब कितना सा खुली रही। तो लैब टोटल 8 महीने खुली रही। 48 डिवाइडेड बाय 8 months मल्टीप्लाइड बाय 6 months, 36। तो यहां आपने लिख देना वर्किंग 1, रेफरेंस दे देना। जी, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बताएं। 90 + 36 इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6 कहां से आ गया? अगस्त में मुकम्मल हुआ है ना। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, डेट इज 31 अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंटू 4/12, 4.2। अच्छा, इस पे ना कल बात करेंगे। और पॉइंट 2, वेबसाइट की कॉस्ट निकाल लें। अच्छा, एक चीज, 1 मिनट, वेब सर्वर्स जो है वो ऐसे एक कमरे के अंदर पड़े हुए बड़े बड़े हार्डवेयर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। वेब सर्वर्स पे IS 16 लगता है, वेब सर्वर्स पर IS 16 लगता है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एम्प्लॉयज को मोबाइल्स लेके दिए हुए हैं तो मोबाइल्स के अंदर मोबाइल्स भी हैं और उनका सॉफ्टवेयर भी है। मोबाइल्स के अंदर मोबाइल्स भी हैं और उनका सॉफ्टवेयर भी है। तो फिर मुझे बताएं, ऐसी सूरत में हम मोबाइल और उसके सॉफ्टवेयर को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं या सॉफ्टवेयर को मोबाइल के ताबे रख के PP में ही डाल देते हैं? असल में सॉफ्टवेयर इतना सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होता इस मोबाइल का, इस वजह से उसको PP में ही डाल देते हैं। एक मिसाल। दूसरी मिसाल,
आप अगर कभी खरीदते हैं लैपटॉप तो उसमें विंडोज भी साथ आती हैं। तो अब उन विंडोज को आप याद रखिएगा IS-38 की रोशनी में, ये एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, IS-38 की रोशनी में आप उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे विंडोज को अलग से एज अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि विंडोज कोई इतनी प्राइस और इतनी महंगी नहीं है, तो विंडोज सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होता हार्डवेयर का। दैट्स वाई विंडोज को कहां डाल दिया जाता है, पीपी के अंदर ही। लेकिन अगर उसके बाद आप कोई एंटीवायरस बाय करें जिसकी लाइफ हो 3-4 साल, अगर उसके बाद आप ऑनलाइन लेक्चर्स बाय करें, अगर आप उसके बाद जो है कोई और सॉफ्टवेयर, गेम का सॉफ्टवेयर बाय करें, वो अक्सर ऑप्शन आती है ये गेम आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप चैट जीपीटी का पेड वर्जन बाय करें तो उसको तो आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप बाकी चीजें खरीदें उनको तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है। बाद में आपने कोई बहुत हैवी गेम बाय की तो कहेगा पैसे दो भाई, 1 लाख रुपए पैसे दो, अब आपको लगता है 2 साल 3 साल फायदा होना है। तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट होता है, जैसे ये एसी के अंदर आपको नजर आ रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी अंदर काम कर रहा है, लेकिन इसको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है, एसी। तो इस वजह से उसको पीपी। तो जब पीपी में सॉफ्टवेयर इंटेग्रल पार्ट हो हार्डवेयर का और कोई सिग्निफिकेंट ना हो तो उसको कहां डाल दिया जाता है, पीपी के अंदर ही डाल दिया जाता है। अच्छा, तो एक वैसे ही कॉन्सेप्ट लिखें कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन लैपटॉप are not recorded as Microsoft Windows in laptop are not recorded as intangible, other they are considered as part of PPE. मेरे पास आ गई है वो तो, क्योंकि अर्जेंट मैंने मोबाइल की क्लास के लिए, क्योंकि वो बाइक पे लेके आया था ना, तो अब गाड़ी आ गई हुई है। सर नहीं, बाकी हमारे पास आ गई है वो तो, क्योंकि अर्जेंट मैंने मोबाइल की क्लास के लिए, क्योंकि वो बाइक पे लेके आया था ना, तो अब गाड़ी आ गई हुई है। भाई उन्हें कहीं वही सब तो कह रहे हैं बुक्स अवेलेबल हैं, उन्हें कहीं पता करवाएं। ओके, अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स। वेब सर्वर का क्या काम होता है, ये कस्टमर है घर में बैठा है, इसने रिक्वेस्ट की है इंटरनेट के जरिए। असल में ये जो डॉलेंस की वेबसाइट है, डॉलेंस की वेबसाइट रात को क्यों खुली होती है, मिसाल के तौर पे एक अजीब सी बात, रात को क्यों खुली होती है, रात 2 बजे क्यों खुली होती है वेबसाइट। असल में ये अपना डेटा सारा रख जाते हैं वेब सर्वर के ऊपर। जब अपना डेटा सारा वेब सर्वर पे रख जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एसी की पिक्चर डाउनलोड करके दो जो मैंने बाय करना है और उसकी प्राइस। तो ये इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा वेब सर्वर को। वेब सर्वर में सारा डेटा स्टोर किया होता है। वेब सर्वर अमीर लोग खरीद लेते हैं और जो अमीर लोग नहीं होते वो वेब सर्वर्स का किराया पे करते हैं। अब वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनेट को और इंटरनेट रिस्पॉन्ड करते हैं हमें, इसकी वजह से वो चीज हमारी डाउनलोड हो जाती है। तो वेब सर्वर डॉलेंस वालों ने फर्ज करें खरीद लिया हुआ है, वेब सर्वर तो 24 और जो है वो ऑन रहता है, जिसकी वजह से कस्टमर इजीली डेटा को एक्सेस कर सके। तो वेब सर्वर इज एन इंटेंजिबल, नहीं, इज टेंजेबल आइटम। और अगर उस वेब सर्वर को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हुआ
तो वो भी उसी का पार्ट बनेगा। चलें वेबसाइट की कॉस्ट निकालें। पॉइंट 2 पढ़े सारे, वेबसाइट की कॉस्ट निकालें। जी सर ऑनलाइन वाला ब्रोशर आप शेयर करते हैं। आप मुझे भेजें, मैं फिर ऑनलाइन वालों में करवाता हूँ ताकि वो ऑर्डर करना शुरू करें। ये बुक्स अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में, IS 38 डाल के ज़रा ऑनलाइन वाले कोशिश करके अभी मंगवा लें। वो लेक्चर अपलोड हो गया? ये ऑनलाइन ग्रुप्स में शेयर कर दें कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बुक अवेलेबल है। जल्दी करें। कितनी निकले? 21। बाकी लोग? हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, ले आए ले आए। जल्दी आइएगा, हम फिर वेट करें आधा मिनट। चलें जी पढ़ें। और 31 दिसंबर 2018 साल के आखिरी दिन जेडल लॉन्च इट्स वेबसाइट। इसलिए अमोटाइज नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि लॉन्च हुई है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमने व्हाइट कपड़ों वालों को कहा भाईजान लैब से निकलो फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज। जाहिर बात है जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे टीवी शोज मूवीज की तो हमें फिर पेमेंट भी करेंगे। तो ये वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं है। जी देखिए इधर जरा दोबारा पढ़ें, इधर देखें। ऑन 31 दिसंबर 2018 लॉन्च वेबसाइट। इस लाइन का मतलब क्या है कि अब अमोटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्च किस दिन हुई है? साल के आखिरी दिन, इसलिए अमोटाइज नहीं करेंगे। फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज। अब टीवी शोज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हमने यूट्यूब पे डाल देते, वरना अगर हमने फिर वेबसाइट क्यों बनाई थी? अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मुफ्त में करने देनी होती तो फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के हम उनसे क्या लेंगे? पैसे लेंगे। इसलिए ये वेबसाइट सोनली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं है। The website's content is also used to advertise and promote our products. Is solely नहीं, is also, थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। The website was developed internally, वेबसाइट इंटरनली बनी है, and met the recording criteria, और वो सारे 6 क्राइटेरिया सब पूरे हैं। डायरेक्टली attributable costs are as follows. Undertaking feasibility study कौन सी फेज है? प्लानिंग। ये कौन सी फेज है? प्लानिंग। अब थ्योरी का सवाल तो है नहीं कि रीजंस देनी है, बस ये एक्सपेंस में जाएगी। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बी कौन सी फेज है? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स प्लानिंग फेज है, इसलिए ये भी एक्सपेंस में जाएगी। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर एंड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्ट ऑफ वेब सर्वर, ये जाएगी IAS 16 में एज अ टेंजेबल। ये IAS 16 में जाएगी एज अ टेंजेबल। जी अमाउंट बताएं। 16 × 7 PP डेबिट
कैश क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। वेब सर्वर और उसको चलाने के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है उसका। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स, ये कैपिटलाइज होगा। ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, ये कैपिटलाइज होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर दैट वेबसाइट ऑपरेट्स इन इंटेंडेड मैनर, कैपिटलाइज होगा। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ये भी लिखा हुआ है, कैपिटलाइज होगा। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट की डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कंटेंट डेवलप करना पड़ा, तो कंटेंट डेवलपमेंट करना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल ऑल्सो बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन अगर आपने कोई कंटेंट डेवलप किया है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, देन दैट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। ऑब्वियसली बिकॉज द, अच्छा ये बात नहीं है कि ये अगर वेबसाइट जो है वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को एसेट बना दो। भाई इसकी एडवर्टाइजमेंट को हम कहां डालेंगे? एक्सपेंस में, क्योंकि ये अपनी जात में तो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसलिए इसको एक्सपेंस में डालें। और एक होता है अपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करना और एक होता है अपनी वेबसाइट एडवर्टाइज करना, इन दोनों में फर्क है। इधर हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं, इधर हम वेबसाइट एडवर्टाइज कर रहे हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने का मतलब यह है कि जो वेबसाइट पे आए हुए हैं उनको प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिखाओ, और वेबसाइट एडवर्टाइज करने का मतलब है जो हमारी वेबसाइट पे नहीं आए हुए उनको वेबसाइट पे लाओ। अब हमारे कॉलेज वाले कोई नया कोर्स लॉन्च करें तो आप लोगों को अगर बता दें तो वो अलग बात है, और किसी और को बताना कि ये कॉलेज भी है ये अलग बात है। तो आए हुए कस्टमर्स जो हमारी वेबसाइट पे हैं उनको तो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और जो कस्टमर आए ही नहीं हमारी वेबसाइट पे उनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे। तो ये दोनों एक्सपेंस में। हाँ, अगर वेब सर्वर की कोई डेप्रिसिएशन इनटेंजेबल को बनाने में हेल्प कर रही है तो उसको आप इसकी कॉस्ट में डाल दें, अगर ऐसी कोई बात लिखी हो। जी, वेबसाइट कॉस्ट 2 प्लस 3 प्लस लेकिन आपको ना इसको हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह पेपर में करना है। क्योंकि जब आपने यहां लिख दिया ना पेपर में कि ये फिगर मैंने वर्किंग नंबर 1 से ली है, ये फिगर मैंने वर्किंग नंबर 2 से ली है, और तीसरी कौन सी है, ये कौन सी है, वेबसाइट। परचेज की है, इंटरनली जनरेट की है, वर्किंग नंबर 3, तो बस ये फिर काफी होगा, उसको पता चल जाएगा ये वेबसाइट ही की कॉस्ट है। अगला पढ़ें। जी, अमोर्टाइजेशन बताएं।
37.5 कैसे निकाली है? सर वो लाइफ एक साल पहले चेंज हो गया लाइसेंस 17 17 के शुरू पे 18 के शुरू में 17 के शुरू पे रिव्यू हुआ था 18 हमारे साल 2018 में द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड बताया that broadcasting license of one of ZL's channel will not be further renewed। ने बताया कि हमारा जो चैनल है वो आज के बाद रिन्यू नहीं होगा। हमने कहा ओ भाई कौन सा चैनल, क्या क्या हमें पता ही नहीं क्या है। कहते वो मैं बताता हूँ कि वी ऑब्टेन्ड द लाइसेंस। कहते वो मैं बताने लगा हूँ बात क्या है। पहले इसने कोई इधर उधर की किया। कहते हैं तो मैं बात बताऊँ कि हमारे 2018 के अंदर ना हमारे साल में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा है वो कि सोशल मीडिया को कौन सी देखती है अथॉरिटी? पीटीए देखती है, पैमरा देखती है। पीटीए किसको देखती है? वो तो टेलीविजन चैनल है ना? नहीं पीटीवी नहीं, पीटीए। सर वो तो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है। अच्छा टेलीकॉम, हाँ हाँ ठीक है, पीटीए उसको देखती है। तो पैमरा इसको देखती है, सारे उनको टीवी चैनल्स को देखती है। ओके ठीक है जी, आई ट्रस्ट यू पीपल। तो पैमरा जो है वो हमारी अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो किसी नए टीवी चैनल को लाइसेंस देती है। ड्यूरिंग 2018 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने हमें बताया है डेट आवर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड। ये फर्दर रिन्यू नहीं होगा। जो रिन्यू आपको कर दिया था, इसके बाद आज के बाद हम रिन्यू नहीं करेंगे। ZL had obtained this license for indefinite period। ZL ने ये लाइसेंस खरीदा है कितने अरसे के लिए? इंडेफिनेट पीरियड के लिए। ऑन यकम जनवरी 12 को ये लाइसेंस हमने खरीदा था इंडेफिनेट पीरियड के लिए। पुरानी गवर्नमेंट होगी ना असल में, तो यकम जनवरी 12 को पुरानी गवर्नमेंट ने कहा हुआ था ये फिशिंग लाइसेंस है, इंडेफिनेट अरसे के लिए है, या ये असलहे का लाइसेंस है, इंडेफिनेट अरसे के लिए है। लेकिन हमारे सवाल में ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है, ये टीवी चैनल आप हमेशा चला सकते हो, 100 साल चलाओ, 200 साल चलाओ। पुरानी गवर्नमेंट ने यकम जनवरी 12 में मुझे ये कहा था, और उस वक्त मैंने उनको 150 मिलियन पे किया था, और एक ना होने के बराबर फीस पे की थी मैंने 0.3 मिलियन हर 5 साल बाद। अच्छा जी, अब मैंने इसको बाय कब किया? 12 में। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मिसाल दे रहा हूं। मैंने जब बाय किया इसको 12 में, तो मैंने सोचा कि मैंने 150 मिलियन पे किए 5 साल के लिए। ZL obtained this license for indefinite period by paying 150 मिलियन सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ सिर्फ ना होने के बराबर अमाउंट आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद रिन्यू होगा। अब बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। मैंने ये सोचा कि 1, 2, 3, 4, 5 साल में इसको इस्तेमाल करूंगा, 150 मिलियन पे कर दूंगा, उसके बाद बस मुझे फिर ना होने के बराबर अमाउंट पे करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए। वो अमाउंट बिल्कुल ना होने के बराबर है, डेट इज 0.3। और फिर मैं अगले साल दोबारा इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करूंगा 5 साल के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 2026 तक। और सिमिलरली ये सिलसिला फिर क़यामत तक चलता रहेगा, जब तक ये मेरे पास कारोबार रहेगा, मैं इसको रिन्यू करता रहूंगा। ये तो मैंने सोचा था। अप टू द लास्ट ईयर दिस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट कैश इनफ्लो फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अप टू द लास्ट ईयर, पिछले साल तक मेरा यही अंदाजा था कि ये इंडेफिनिट अरसे तक मेरे साथ रहेगा। इन 2018 यानी इस दिन
उसने कहा मैं आज के बाद रिन्यू नहीं करूंगी। तो अब ये कोई एरर नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। ये कोई एरर नहीं है कि प्रायर ईयर एरर, कि अब पिछले सालों में मोटाइज नहीं किया वो मोटाइज करो। इट इज नॉट एन एरर। अब मैं यहां पे खड़े होके मेरे पास बस रिमेनिंग लाइफ इस लाइसेंस की रह गई है 4 साल। इट विल नॉट बी रिन्यूड फर्दर, ये फर्दर रिन्यू नहीं होगा। असल में पिछला साल मैं बड़े गुड टाइम में गुजार चुका हूं, उस वक्त कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोट कर लें, ये करना या तस्वीर खींच लें। बहुत अब स्काई ब्लू वाली लाइन तो दूर की बात है, अब मैं इस अरसे में तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया आज के बाद ये लाइसेंस आप रिन्यू ही नहीं करवा सकते। ओके, अच्छा भाई, अब एक बात जरा ध्यान में रखिएगा कि रिकवरेबल अमाउंट जब दे दे तो वो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चाह रहा है चीज़ों को। अच्छा, मेरा सवाल अभी आपसे ये है कि तसल्ली से ज़रा दोबारा पढ़ लें। 18 में 17 तक मुझे पता नहीं था क्या होना है मेरे साथ। 18 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मुझे बताया कि आज के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करोगे। मैंने वैसे कितने पैसे देके कब रिन्यू करना था? 0.3 देके अगले 5 साल के लिए फिर रिन्यू कर लेना था। ये देखिए एक सवाल में ना लाइन लिखी हुई है, एवरी, ये किसी सवाल में नहीं लिखी हुई थी आज से पहले। एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल, हर 5 साल बाद आते रहो, 0.3 देते रहो, रिन्यू करते रहो, हर 5 साल बाद आते रहो, 0.3 देते रहो, रिन्यू करते रहो। अच्छा, वैसे एक मजे की बात यहां बता रहा हूं, जब मैं यहां पे खड़ा हूंगा 2012 में मैंने क्या सोचा होगा? 2012 में मैंने सोचा होगा कि यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, इन दोनों में से शॉर्टर को मैंने लेना है। जब मैंने यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ इन दोनों में से शॉर्टर को लेना है, तो मैंने यूजफुल लाइफ ली होगी इनडेफिनेट, यूजफुल लाइफ ली होगी इनडेफिनेट, क्योंकि ये लाइसेंस भी इनडेफिनेट पर पीरियड के लिए है, और वैसे भी सवाल में लिखा हुआ है पिछले साल तक भी अल्लाह का शुक्र है यही अंदाजा था कि इनका कैश फ्लो इनडेफिनेट ही आता रहेगा, तो और तो कोई लाइन लिखी नहीं हुई। तो मैंने यही सोचा होगा मैं इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलाऊंगा। और लीगल लाइफ मैंने इसकी ली होगी क्योंकि रिन्यूअल सस्ती है, तो मैंने 5 में 5 डाला होगा, फिर 5 साल डाला होगा, फिर 5 साल डाला होगा, फिर 5 साल डाला होगा। तो सॉर्ट ऑफ लीगल लाइफ भी इनडेफिनेट है, क्योंकि एवरी का लफ्ज इससे पहले किसी सवाल में नहीं आया था, एवरी का लफ्ज इस सवाल में है। इस वजह से यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ दोनों ही इनडेफिनेट हैं, तो फिर शॉर्टर का चक्कर ही नहीं, हम पिछले सालों से इसको अमोर्टाइज ही नहीं कर रहे, इसलिए इसकी ओपनिंग अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 0 है। तो ये 2012 में खड़े होकर लिख लें, 2012 के अंदर हमने दोनों को ही क्या समझा था? इनडेफिनेट। दोनों को ही क्या समझा था? इनडेफिनेट। इस वजह से हम इसको शुरू से अमोर्टाइज ही नहीं कर रहे होंगे।
ओके, लेकिन अब पता चला आके किस दिन, यकम जनवरी 18 को, ड्यूरिंग 18 से मुराद 18 के शुरू में पता चला कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आज के बाद रिन्यू नहीं करना। तो 17 तक मैं यही समझ रहा था कि रिन्यू करना है। अच्छा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा। ये जो ना होने के बराबर कॉस्ट होती है ना, ये एक्सपेंसेस में चली जाती है, ये एसेट का कॉस्ट नहीं बनती, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। तो एसेट की कॉस्ट किताबों में वही आ रही है, डेट इज 150। अब 150 को कॉस्ट लेके मुझे बताएं, यहां पे खड़े होके कॉस्ट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है ओपनिंग? ये 150 इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये कैरिड ऑन बना होगा, फिर ये कैरिड ऑन बना होगा, ये कैरिड ऑन, ये कैरिड ऑन, ये कैरिड ऑन, ये एक्सपेंस में गया होगा, ये कैरिड ऑन बना होगा, तो ये ब्रॉड ऑन बन गया हमारे साल का। तो हमारे साल का ब्रॉड ऑन बोले कितने? 150। और ये कितना अमोर्टाइज हुए पिछले सालों में? 150, जीरो। तो इसलिए कॉस्ट आ रही है 150 और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन आ रही है जीरो। जी, एसेट का नाम बताएं। लाइसेंस। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि इस लाइसेंस की कॉस्ट क्या आ रही है? ओपनिंग में डाल दें फिर। और ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन जीरो। अब इस एसेट ने हमारा साथ कितना अरसा देना है? 4 साल, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जब आएगा तो ऑनवर्ड लाइफ लिया करेंगे, वैसे सादा सी बात याद रखिएगा। तो इस एसेट ने हमारे 4 साल साथ देना है। 150 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37.5। ड्यूरिंग 18 से मुराद 18 के स्टार्ट में। जी, रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, तो इंपेयरमेंट लॉस लगा के चेक कर लेते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं। बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, साल के एंड की दी हुई है। सो द बुक वैल्यू इज 150 माइनस 37.5। 1 and recoverable amount is 105। जी, बस ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर है जी, 7.5 is my impairment loss for the year. नई लाइन बनाएं, इधर क्लोजिंग लिख के जगह छोड़ दें। accumulated impairment loss, opening impairment loss for the year. Gee, what is the impairment loss for the year? 7.5. So let's shut down the things. अलग अलग बनाया करो बेहतर। इधर भी स्लैश डालोगे इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन के साथ भी स्लैश डालोगे इम्पेयरमेंट, फिर अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट को कैलकुलेटर पे जमा करके यहाँ डालोगे वो। अच्छा, इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन के नीचे अगली लाइन डाल देंगे इम्पेयरमेंट। ठीक है, चलो बेहतर अलग अलग ही बना लें। जी बोलें। 126, 150। वन 21.8। बस को खाली छोड़ दें। ठीक,
ये अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट को जो एसेट अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है, ये सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त किया जाता है, इम्पेयर के वक्त नहीं किया जाता। वो जो आप एंट्री करते थे अकामुलेशन में सारा बैलेंस है उसको एसेट अकाउंट में ले जाओ, बट इट इज ओनली डन एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन एंड नॉट एट द टाइम ऑफ इम्पेयरमेंट। आगे वो नोट की दुमें देख लें, बस ये हर दफा देख ही नहीं लेनी, घर में जाके बनानी भी है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 years straight line, 4 years straight line, 4 years. Why 4 years? Because of remaining life 4 है, indefinite तो नहीं है। So इधर हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा या इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। किस जमाने का सिक्का है सर? सैयद अहमद खान के जमाने में? नहीं सर, वो सोदिया का। अच्छा, सऊदिया का सिक्का। कौन से शेख बने हुए? कोई शेख नहीं बने हुए। शेख भाई, शेख होते हैं। अच्छा, शेख हैं आप? ओके, तशरीफ ले आए पेज 1068, क्वेश्चन 4 का बी। जल्दी करें। जर्नल एंट्रीज कर दें। ये इतनी कंसिस्टेंसी से आप लोग आ रहे हैं, बंदा किसी दिन छुट्टी कर लेता है। मैं अपनी बात का, क्या करें भाई, सिलेबस ही बड़ा है, हम साथ साथ पढ़ेंगे तो होगा ना। वैसे भी इस सेशन में तो हमने साथ साथ पढ़ा हुआ है। ग्रुप के अंदर एक मैसेज ऐसा भी आया है कि अगर IS 38 स्किप कर दें तो क्या होगा, तो फिर आई कैप भी स्किप करता है कुछ चीजें, वो आपको बुरा लगे। जल्दी करें, जल्दी एंट्रीज।
मैचलेस एंटरप्राइज, देखो अपना नाम खुद ही मैचलेस रख लिया है, हालांकि कोई तुक नहीं है मैचलेस नाम रखने की। अच्छा जी, मैचलेस एंटरप्राइज एक्वायर्ड R&D, एक्वायर्ड या डिड R&D, खुद की या खरीदी? खरीदी R&D, along with partially developed product design, रिसर्च खरीदी, अधूरी डेवलपमेंट खरीदी, ₹4 2 million, 2 मिलियन की। रिसर्च कॉस्ट इज 0.5 एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज 1.5 मिलियन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस यकम जनवरी 12 को एंट्री करें। इनटेंजिबल बेहतर है, ये अधूरी खरीदी है तो इस तरह कर दिया करें, 2 मिलियन। आगे चलें। The product design was handed over to the production department on Yakam November. Sorry, the product design was handed over to production department on Yakam November 12। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लैब कितना अर्सा खुली रही? ये 10 यकम जनवरी से। यकम जनवरी को अपने अधूरी खरीदी थी ना, अधूरी खरीदी पे फिर आगे खुद काम करना पड़ा। The product design was handed over to the production department on Yakam November। कोई बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे प्याज काट के बैठा हुआ था, टमाटर काट के बैठा हुआ था, जो हरी मिर्च काट के बैठा हुआ था, चिकन धो के बैठा हुआ था, तो आपने कहा यार दुकानदार को जल्दी जल्दी यही सारी चीज़ें मुझे दे दे, मैंने घर जाके खाना बनाना है। तो वो पार्शली जो डेवलप्ड अगर आप चीज़ लें तो उसको फिर घर जाके दोबारा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो उस पर काम करने पर आपको आधा पौना घंटा लग जाना है। तो फ़ौरन ख़रीद के तो आ गए सारी चीज़ें, लेकिन उस पर आगे आपको काम करना पड़ना है। तो इसी तरह यकम जनवरी 12 को आपने पार्शली डेवलप्ड उससे चीजें खरीदी हैं और खुद काम करते करते आपको उस पर 10 महीने लग गए। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन वो इनकट 0.7 ऑन रिसर्च एंड 2.5 ऑन डेवलपमेंट। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन विच वाज ऑन 1 जनवरी 12। एक्विजिशन के बाद उस पर आपने खर्चा किया 0.7 और 2.5 on finalization of product design. It is expected that product design would provide life of, ये तो कुछ भी नहीं था फिर सवाल में, क्या क्या डेट डालूं? इस तरह डेट तो उसने मांगी नहीं, इस तरह डाल सकते हैं फिर, यकम जनवरी 12 से अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, इससे अक्टूबर होता है ना, इससे पहले अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 अक्टूबर 12, इस तरह डेट डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो खर्चा होता है साइंसदान की तनख्वाह वगैरह, ये फॉर द पीरियड होता है, ये किसी एक तारीख को नहीं होता, हर महीने के एंड पे इनको तनख्वाह देते हैं जी। पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। जी बोलें जी। नहीं, अमोर्टाइजेशन तो नहीं ना, अब पहले ये एंट्री करें ना, इंटेंजिबल डेबिट, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, सबको लिफाफे में डाल के एसेट में डाल दें। 2 + 2 पॉइंट इज इक्वल टू 4.5। इकतीस दिसंबर को अमोर्टाइजेशन 4.5 डिवाइडेड बाय 0.15 आ गई। अच्छा, अमोर्टाइजेशन डेबिट, कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। हाँ देखो, ये करोगे तो अमोर्टाइजेशन शुरू करोगे ना, ठीक है, पहले से भी इंटेंजिबल डाल दो, अगर हमारे साल ही पूरा हो जाना है तो कोई मसला नहीं। पॉज करो।
अच्छा भाई जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ओके मैन, अच्छा बस वो 2 सवाल करें फिर खत्म करें, वो जो छोटी छोटी एग्जांपल्स। सेट बिल्डिंग क्वेश्चंस पे आ जाएं वापस। एग्जाम्पल 7 और 7A। किधर है पेज नंबर? 1049। देखें बुक्स आई हैं भाई, वो तो कह रहे हैं कि तैयार हैं, अवेलेबल हैं, इधर क्यों नहीं आ रही? वी obtained a लाइसेंस 2 years। हमने 2 साल के लिए लाइसेंस खरीदा है जनवरी 12। तो सोचा था 12 में चलेगा, 13 में चलेगा, चलेगा बाय पेइंग 100 मिलियन, 100 मिलियन देके। कितनी पेमेंट की इधर? 100 मिलियन। कितने साल चलेगा? 200 साल नहीं, 2 साल। इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। ये 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। 14, 15, 16 बाय पेइंग ₹60 मिलियन। 2 साल के लिए 100 दिया, 100 रुपया दो स्विमिंग पूल में 2 घंटे ना हो, 60 रुपए दो स्विमिंग पूल में 3 घंटे ना हो, ये रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट मिनिमल। अच्छा अब मुझे ये बताएं, पास्ट जनरेटिव फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 12 दिन 31 दिसंबर 2016 स्विमिंग दैट इट वाज रिन्यूड ऑन जनवरी 2014। कहते कि एंट्रीज करो एज्यूम करते हुए कि ये रिन्यू हो गया। भाई तेरी मात अपनी जगह के ये रिन्यू हो गया है। हमने जिस वक्त लाइसेंस खरीदा था उस वक्त ये फिगर हमने देखी थी और कंपेयर किया था इससे, तो ये जो 60 की फिगर इसके मुकाबले में मिनिमल नहीं थी। इस वजह से माना कि हमने बाद में रिन्यू करवा लिया, माना कि हमने बाद में रिन्यू, लेकिन याद रखिएगा हम जब ओरिजिनल 100 रुपए को अमोर्टाइज कर रहे होंगे तो इसको हम अमोर्टाइज करते हुए 5 साल लाइफ नहीं लेंगे, इसको हम अमोर्टाइज करते हुए कितनी लाइफ लेंगे? 2 साल। इसको अमोर्टाइज करते हुए लाइफ 2 साल लेंगे। ओरिजिनल 100। बाइक पे हो, पैदल आए हो, इसको हम अमोर्टाइज करते हुए ओरिजिनल लाइफ कितनी लेंगे? 2 साल। 2 साल। फिर जब वो 60 का खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे फिर? क्योंकि वो 100 तो 2 सालों में अमोर्टाइज होकर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, वो 100 तो खत्म हो गया। फिर 60 का क्या करेंगे? फिर 60 को फिर कितने सालों पे खत्म करें? तो सॉर्ट ऑफ ये बिल्कुल नया एसेट ही हो गया ना एक तरह का, तो आसान अकाउंटिंग होगी। तो अब क्या करें? अब आप ये करें, अच्छा एक आदत बना लें, कम से कम रमजान से ये शुरू कर लें कि जिंदगी में इस चीज का टाइम ना रखें अपने पास कि फारिग हो गए, लेट गए, होमवर्क करके खोल लिया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। ये कम से कम रमजान के अंदर इस आदत को खत्म कर दें। वो है ना थोड़ी बहुत ही तो है ना, कम से कम रात को लेटे, चाहे 1 बजे भी लेटे होमवर्क करके, थोड़ी देर जरा हाजिरी देनी होती है सरकार को। ये जिंदगी से किसी तरह खत्म हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। इसका हल ये है कि आप कहीं दूर जो है ना, जैसे ही लेटें तो मोबाइल को तो इसी के ऊपर या किसी ऐसी जगह पर रख दें कि वहां पे एक्सेसिबल ना हो, और सही तगड़ा किस्म का अलार्म लगा लें ताकि सुबह आंख भी खुल जाए आपकी। ओके, नहीं तो उसको साइलेंट पे रखें ना, अलार्म तो बज जाता है साइलेंट पे भी। जी यकम जनवरी 12 इंपॉर्टेंट मैसेज। मैसेजों के बगैर भी लोगों की जिंदगियां चल रही थी। और जान दे कॉलेज से क्या मैसेज आने, तो सुबह उठ के पढ़ लें।
आज ही क्लास लेने आज ही क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बंद पड़ा होगा कॉलेज, इस तरह की बातें ना करो। ने बहुत बहुत सरसा मोबाइल के बगैर गुजारा है। ये दो पिछला साल कौन सा था, 2025 था, मुझे अच्छी तरह याद है। 15 दिन बिल्कुल एग्जैक्ट मोबाइल को ऐसे फारक कर दिया था, फेंक फूंक दिया, बिल्कुल टच भी नहीं करना होता इन दिनों। फिर 2024 में मुझे याद है एक दफ़ा तो तकरीबन कोई 20 दिन के लिए छोड़ा था, फिर उसके बाद जो है वो कोई 30 दिन के लिए छोड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल नॉन। तो हम कर लेते हैं, तो आप भी ट्राई करें। आप लोगों के साथ तो डब्बे भी नहीं अभी लगे हुए। 3 माह हो गया मोबाइल मेरे पास है। अच्छा, गुड, वेल डन। 100 डिवाइडेड बाय 2, 50। 100 डिवाइडेड बाय 2, नहीं लैपटॉप भी नहीं, 100 डिवाइडेड 2 50 हो गया। आगे चलें, 31 12 13, अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। आगे चलें, क्या 60 को डेबिट करोगे तो डिवाइड बाय 3 करोगे ना चाचू, तो पहले डेबिट तो कराओ। ये कम जनवरी 14 सुबह सुबह बुलवाता है दोपहर को। ये कम जनवरी 14 इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना 60। अच्छा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको इधर भी देखते हैं, फिर पेपर में आते हैं तो देख रहे होते हैं भूल गया, क्यों इधर तो नोट नहीं कर रहे हो या पेपर में क्यों फैजान, ऐसा ही है। फैजान भाई के आर्टिकल्स चल रहे हैं। फैजान भाई, आप इनको क्या मशवरा देंगे बच्चों को? क्या मशवरा दूंगा, मशवरे रह ही नहीं के देने वाले, सारे मशवरे मुक गए। फैजान भाई को मशवरा अच्छा से दे दें इनको, इनके शॉर्ट टर्म फ्यूचर को सामने रख के मशवरा दे दें। एक तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है ना, मरने के बाद का, शॉर्ट टर्म फ्यूचर को सामने रख के मशवरा दे दें कोई। अच्छा, जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर लें। अच्छा, आगे चलें। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले 100 को अमोर्टाइज करना है कितने सालों पे? 2 सालों पे। और 60 को 3 सालों। अगली मिसाल में हमने 60 को बदल दिया है, किस में बदल दिया बोलें? 6 में। तो अगर हमने 60 को बदल दिया 6 में, तो 6 100 के मुकाबले में मिनी मल। तो जब 6 100 के मुकाबले में मिनिमल, वैसे आई कैप में 6 नहीं 1-2 रुपए ही आएगा, मिनिमल बहुत ही कम होता है वैसे। चलें, हम तो अभी एग्जांपल एक करना चाह रहे थे। तो अगले में भाई वो सुलेमान साहब को जरा मैसेज मेरा पढ़ें। वी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर 2 years on Jakam January 12 by paying rupees 100 million. It can be renewed for further period of 3 years by paying rupees 6 million. Past channel interest for the year ending 31 December 2012 till 31 December 16। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 12 और 13 के लिए हमने कॉस्ट क्या पे की? 100। और फिर 14 15 16 के लिए क्या कॉस्ट पे की? 6। अब हम कह रहे हैं 600 के मुकाबले में क्या है ना होने के। इट डजंट मीन इट, हाँ, उनको कहीं चेक करें, जैसे ही करें अभी तो। अच्छा, ठीक है। इट डजंट मीन के पहले दिन से कॉस्ट 106 लेनी है। एंट्रीज क्या होंगी? इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। पुत्र इन्नी मेहनत नाल ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ
ये आज तो ताक रहा था ना, आज तो आप लोगों ने इबादत करनी होगी, तो फिर कल क्लास 10:32 पे शुरू कर लेते हैं, 2 मिनट लेट, ठीक है? नींद भी, सोना भी होगा आपने कुछ। अच्छा जी। अच्छा, कहते हैं 2 मिनट सो के क्या करना है, टाइम पे ही कर लें, ये कम जानी चाहिए, सिलेबस तो भी बड़ा पड़ा हुआ है। बात भी ठीक है जी, इंशाल्लाह कल 10:29 पे शुरू करेंगे। इनटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 100 से। किससे से? 100 से, समोस से। 2012 लगे हुए हैं, देख रहे हैं नीनों में, पता भी नहीं चला 2014 लिखे, कोई नहीं बोला, सारे अपनी धुन में मगन है। हम मोटाई दे, जो मर्जी करते रहो, ये टेंशन कोई नहीं, ये मजे होते हैं वैसे, जो मर्जी पढ़ा के चले जाओ। 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ना ये लाइफ आपने 5 लेनी है, क्योंकि अब आपको पता है कि रिन्यूअल मिनिमल पे है। 100 डिवाइड बाय 5, 20, 31, 12, 13। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। शुरू से ही अब आपने लाइफ 5 ले लिया। यकम जनवरी 14 को रिन्यू करवाने जाएं तो इसको एक्सपेंस में डाल दें, क्योंकि ये 100 के मुकाबले में मिनिमल है। ये कॉन्सेप्ट हमने देना था कि इस 6 को एक्सपेंस में डाल दें। ओके, अब फिर वो अपना 100 अपनी जगह ही रहा, फिर 100 106 हुआ, और अभी वाली एग्जांपल में 150 में 0.3 जमा किया था, जब 0.3 एक्सपेंस में चला गया था उस साल, 0.3 एक्सपेंस में चला गया था, इसलिए 150 जमा 0.3 नहीं किया था, अभी जो लाइसेंस वाला सवाल था। तो अब इसको 106 पे रखें या 100 पे ही पड़ा रहने दें? अगर 100 पे ही पड़ा हुआ तो फिर उसको लेट इट अमोर्टाइज एज इट इज बीइंग अमोर्टाइज्ड, 100 डिवाइड बाय, चलो क्लोज कर दो। क्वेश्चन 18 होमवर्क में। हाँ जी। अच्छा भाई, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब कई दफ़ा आप लोगों से मिले ना तो उनको पता नहीं होती। कई मस्जिदों में लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं लोगों को, मजदूर आए होते हैं। अब वो अफ्तारी तो चलें करवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल तो है कि उनको जन्नत के खाने खिलवाने वाले बने। वो अफ्तारी करवा देंगे, खाली मगरिब पढ़ के चले जाएंगे, उन पर ऐसी मेहनत करें कि वो नमाजी बने। अब बेसिक बात है, एक तो ये है कि जैसे आज की एक ताक रात है, तो आप उसमें खुद इबादत करें अपनी ज़ात के एतबार से, लेकिन एक ही है कि ऐसा अमालनामा को अल्लाह के सामने लेके जाएं कि लाखों करोड़ों कईयों की इबादत का अजर भी आपके अमालनामे में हो। तो अब अभी आप मस्जिद में गए, मिसाल के तौर पे आपने किसी एक दो को सलाम लिया, कई उम्र में छोटे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे पढ़ाई में थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं, वो भी लोग बात को लेते हैं। एक तो ये अपने कैलिबर के या उससे ऊपर वाले से बात करना, वो बंदा हेजिटेट करता है, लेकिन कम से कम हम दावत ज़रूर दें लोगों को। इन दिनों में नहीं देनी, दुकान पे कोई चीज़ खरीदने गए, दुकानदार को दावत दे सकते हैं, वो लोग बड़ी बात मोहब्बत से लेते हैं। उससे कहें देखें भाई, आजकल ताक रातें चल रही हैं, तो आज भी ताक रात है, परसों भी ताक रात है, तो उसमें अगर लैलतुल कदर हुई तो वो तो अल्लाह जानते हैं कब है, अगर उसमें हुई तो एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 83 ईयर्स 4 मंथ से बेहतर है। तो इसलिए आप भी इन रातों को कीमती बनाएं, मैं भी इन रातों को कीमती बनाऊं। जब आप 20-30 बंदों को दिन में ये बताएंगे, फॉरवर्ड नहीं करना कि मैं लगा के फॉरवर्ड कर दिया, या 20-30 बंदों को दिन में बताएंगे, तो उलमा फरमाते हैं जिस चीज़ को बार बार बोलेंगे तो अपने दिल पे सबसे पहले असर करेगी। अब बंदा सोचेगा 20 बंदों को मैं बता के आ रहा हूँ मैं, तो बंदा थोड़ी सी हिम्मत कर लेगा, कोई नहीं आधा घंटा जाग लें, घंटा जाग लें, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको दावत दें। और ये नहीं कि अब मैं किसी बाहर वाले को देनी है, ये नहीं भाई से शुरू कर दें, ये नहीं कि अच्छा इसने तो सर से बात सुन ली थी कोई मसला नहीं, इनसे शुरू करें, ये इनको दें। आपस में बार बार जिस चीज़ का तकरार किया जाता है वो फिर दिल के अंदर जो है वो करार पकड़ लेती है। और दूसरी बात ये भी कि कोशिश करके, जैसे रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं तो वो भी जनरल इंसान को पता हो कि रमज़ान रोज़े का बदला आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ख़ुद देंगे, यानी बाकी चलो जैसे भी अल्लाह इसको कंपनसेट करें, लेकिन रोज़े का बदला खुद दें, यानी इसको अल्लाह मिल जाते हैं। तो अब रोज़े में छुप के भी ये बाथरूम के अंदर पानी नहीं पी रहा, अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं इस बात से कि सिर्फ मेरी खातिर जो है
जितना मर्जी मिसाल के तौर पे 5:45 पे अफ्तारी होनी है, 5:44 पे जितना मर्जी जोर लगा दो कि कहेगा नहीं खाना भाई, मैं तो अल्लाह को तो नाराज़ नहीं करना, तो अल्लाह इस बात पे इससे बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह इस रोज़े का बदला अल्लाह कहते हैं मैं खुद दूंगा। तो अब ये बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं जो आप लोगों को बताएंगे। तो ऐसी अजीब सी बात है, बात ये करनी तो नहीं चाहिए। उस दिन कोई किसी जगह कोई फंक्शन वगैरह था, कुछ लड़के जा रहे थे बाहर के मुल्क, तो उनके कॉलेज वालों ने फंक्शन किया हुआ था। तो वो मैंने उसको कहा जाते हुए लड़के को, क्योंकि हमारे घर के पास ही हॉस्टल है, वहाँ वो रहते हैं, तो मैंने कहा आप ऐसा करना, आप करीबी मस्जिद में ना अफ्तारी, चलो कॉलेज वालों ने आपकी कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप होटल में जाने से पहले करीबी मस्जिद देख लेना जहाँ आप मगरिब पढ़ो, क्योंकि असल तो है फ़र्ज़ नमाज पूरी हो आपकी मस्जिद में जाके, पानी पी लेना, खजूर खा लेना, बाकी आके खाते रहना, कोई मसला नहीं, अल्लाह की नेमतें हैं, जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि नमाज़ों के तो वो मुझे बाद में मिला, कहते हैं वो तो करीब हमें मस्जिद कोई नहीं मिली, और जब हमने उधर देखा तो होटल में कोई इंतज़ाम नहीं था नमाज का, तो उल्टा मगरिब ही छोड़ दी। तो वो अफ्तारी तो कर ली बेचारों ने कॉलेज की तरफ से, लेकिन मगरिब छोड़ के आ गए, क्योंकि जो उस्ताद थे, टीचर थे, उनका भी ज़हन नहीं बना हुआ था उधर, वरना वो भी एहतमाम कर लेते कि पहले इनकी नमाज़ पढ़वाएं। तो इसलिए बजाय के हालात यहाँ तक आएँ कि ऐसे ऐसे लोग हों कि सिर्फ नमाज़ें छोड़ें अफ्तारी की खातिर, और कई अफ्तार पार्टियाँ हमने देखी, अफ्तारी कर रहे होते हैं और कभी एक रकात मस्जिद में निकल रही होती है, कभी दूसरी रकात, क्योंकि न्यू एरिया में जाते हैं, निकालना बाइक, ये करना वो करना उसमें। तो जो जिसने एहतमाम करना है वो फिर इन चीज़ों को नहीं देखता, वो कहता है कि मैंने अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, और घरों के अंदर आपके भाई हैं और हैं, उनको भी मस्जिद में भेजने का एहतमाम करें। ये ना हो कि खुद सिर्फ मस्जिद में जा रहे हो, सबको भेजने का एहतमाम करें। ठीक है, सलाम। चलो।